चलिए देखते हैं 2025-26 का सीटेट साइंस और मैथ, ठीक है। जूनियर लेवल का है, क्लास 6 से लेकर 8 तक सॉल्व पेपर। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का ये बुक है। जूनियर स्तर 6 से लेकर 8 तक गणित एवं विज्ञान संपूर्ण सॉल्व पेपर है। हिंदी, संस्कृत और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देखें। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिस इसमें क्वेश्चन बैंक 2024 का लास्ट पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। 15 दिसंबर 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आज ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सेट है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2024 यानी 15 दिसंबर 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास कि निम्नलिखित में से किस ओर इशारा करता है? किस ओर इशारा करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है स्थिर बनाम वृद्धिशील की ओर करता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है अभिकथन ए, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्गों के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। रीजन आर कह रहा है बचपन का एक सामाजिक संकल्पना है। क्या होगा? यानी क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका व्याख्या कर रहा है, जब हम बचपन को ही एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, यह भी सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक उपकरण। क्या है? सांस्कृतिक उपकरण जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक है, ठीक है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? गतिविधि, जैविक परिपक्वता, संतुलन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ये कह रहा है जीन पियाजे के माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। और रीजन आर कह रहा है विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। यानी जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। ये सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया है, यह अभी कथन गलत है। अब इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इस प्रकार यह भी गलत है, लेकिन आर सही है, ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे किस अनुभव करते हैं और क्या सहारा लेते हैं? क्या लेते हैं? असंतुलन और अनुकूलन। यानी क्या करते हैं? तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं और अनुकूलन सहारा लेते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पियाजे बच्चे को देखते हैं कि वहीं बायोस्की बच्चों को देखता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। अब सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण किसका आधार है? क्या है इसका आधार? क्या है? यानी 3 को स्टेटमेंट दिया है। व्यक्ति की आयु, बी कह रहा है उत्तर चोरी पक्ष में विपक्ष में, सी कह रहा व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ले बायोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना। मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में क्या करना? महारत हासिल करना। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ले बायोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में किसकी आवश्यक भूमिका है? किसकी आवश्यक भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक जानकार अन्य, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हार्वर्ड गवर्नर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या है? ए, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्ति
व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है अभिकथन है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, कक्षा की चर्चाओं में उसकी गैर गंभीरदारी भागीदारी हो सकती है। कारण आ रहा है अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प का चयन करें, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों क्या है? गलत है। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल्यांकन की प्रकृति क्या होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य क्या होना चाहिए। प्रकृति कहा जाए तो क्या होना चाहिए? गतिशील और परिणाम क्या? प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन की प्रगति गतिशील और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है उपयुक्त ये कह रहा है ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। डिजनार कह रहा है मानदंड संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। इन स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक कौशल का अर्थ है किसी समस्या को पहचान कर उसका विश्लेषण करके और तार्किक समाधान का निकालकर उसे सुलझाना। अब 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता है। और कारण आर कह रहा है समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीति और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों क्या है? गलत है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। अब 18 नंबर क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों को उदाहरणों में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ से संबंधित है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है सौलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि डी, यानी ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ए, यानी उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन है कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार से निपटना चाहिए। किस प्रकार से निपटना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी, यानी संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या है? पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। अब 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकता है। कैसे सहायता कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी है। कर रहा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन एक कर रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण कहता है समुदायों को यह निर्देशित
करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, अब है ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को किसको प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों को किसके बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी मौखिकरण और सदृश्यात्मक, यानी शिक्षक को मौखिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच क्या करना, सदृशात्मकता का क्या करना, चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करते हैं, ए विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, यह मानसून महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, अधिसंज्ञान, किसका, अधिसंज्ञान का उपयोग कर रहा है। अधिसंज्ञान यानी किसी की सोच के बारे में सोचना या अपने विचारों और चिंतन शैलियों के जरिए अपने ज्ञान को विचार दे करना। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। कह रहा है भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत कारकों पर निर्भर करती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी सीखने का आनंद पैदा करके, सीखने का आनंद पैदा करके। अब 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिससे एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे से प्रभावित करती है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित व विज्ञान। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है यानी इतना भाई इतना का मान बराबर है। ठीक है, इसको यानी दशमलव क्या करिए एक साइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो इसका जब अति काट कूट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,53,000 आ जाएगा। ठीक है, अब है एलसीएम। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 392। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी 392/28 यानी 14 से विभाज्य है, 392/42 यानी 93.9.33 विभाज्य नहीं है, 392/56 7 से विभाज्य है, 392/196 2 से विभाज्य है। अतः संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 42 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब है 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल इतना का एक गुणनखंड नहीं है, क्या होगा, इतना बटा, यानी इसमें से ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है, चारों ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन बी से चेक करेंगे जो कि 13 से क्या है नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः 13 दिए गए विकल्प गुणनफल का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तो ए बी ए गुना 5 बराबर 44 बी 0 के 21 मान में क्या मान रखेंगे कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है ए बराबर 8 और बी बराबर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए बराबर 8 बी बराबर 9 लेने पर तो ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है, अब है 35 नंबर क्वेश्चन, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है तो 3x - 5 का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यानी 77 से 51 - 7 यानी 77 से 44 88 का स्क्वायर। अतः दी गई संख्या में 7 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7, अतः 3x - 5 बराबर 3 × 7 - 5 यानी 16। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन, व्यंजक इतना और इतना में से एक्स वाई का गुणांक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इतना बराबर इतना। ठीक है, इतना जब इसको यानी एक दूसरे से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, लास्ट में कटकटाया कितना इतना आएगा, यानी 18x² + 20y² - 6xy। तो एक्स वाई का गुणांक क्या है, -6y, -6 होगा। ठीक है, अब कह रहा है इतना का गुणनखंड में से एक गुणनखंड है।
ठीक है, इनमें से कौन सा होगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 9x माइनस 7y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y स्क्वायर, जब कर लेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, यानी 4 इंटू 7x माइनस 2y इंटू 2x माइनस 5y, तो 7x माइनस 2y का एक गुणनखंड है, ठीक है, जो कि विकल्प सी सही है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इतना बराबर 4, तब इतना का मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का मान कितना निकलेगा 3, x का मान निकालिए तो 3, x का मान को इसमें पुट कर दीजिए तो मान आएगा जो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेचा, वस्तु ए पर उसे 20% लाभ तथा वस्तु बी पर 13% की हानि हुई, पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए यानी कुल क्रय मूल्य बराबर 348 गुने 100/120 प्लस 348 गुने 100/87 यानी 290 प्लस 400 बराबर 690, कुल विक्रय मूल्य बराबर 348 प्लस 348 बराबर 696, अभिष्ट लाभ बराबर 6 रुपये, कितना लाभ हुआ है 6 रुपये का लाभ हुआ। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, 16,000 की एक धनराशि 2 सहित 1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से x हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो x का मान क्या होगा, क्या होगा। मिश्रधन बराबर 16,000 1 प्लस 15/100 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3 गुने 15/100, ठीक है, यानी इतना, जब इसका मान होगा कितना 22,218, ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन, दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण y है तो 2y प्लस 15 डिग्री का मान होगा, ठीक है। क्या होगा, दिया गया छोटा कोण क्या है y है, तो पूरा कोण कितना है 90 माइनस वाई, प्रश्न अनुसार 90 माइनस वाई बराबर 40 डिग्री, 90 माइनस 2y बराबर 40 डिग्री, 2y बराबर 50 डिग्री, y बराबर 25 डिग्री, 2y प्लस 15 यानी 2 इंटू 15 प्लस 15 यानी 65 डिग्री, ठीक है। अब निम्न आकृतियों में से किन में समित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, पतंग और समानांतर चतुर्भुज में, पतंग और समानांतर चतुर्भुज में नहीं है, ठीक है। पतंग में एक समित रेखाएं EF है, अब समित रेखाएं एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समानांतर चतुर्भुज में कोई समित रेखाएं नहीं होती है, अतः समित रेखाओं की संख्या 0 है, अतः दोनों में से समित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजा QR पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PS परपेंडिकुलर टू QR है तथा PS कोण QPR का समद्विभाजक है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं कैसे, कह रहा है PQR, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ट्रायंगल PQS बराबर ट्रायंगल PRS में, कह रहा है कोण QPS बराबर कोण RPS, चूँकि PS समद्विभाजक है तो कोण QPR PS बराबर PS उभयनिष्ठ है, कोण PSQ बराबर कोण PSR प्रत्येक 90 डिग्री है, त्रिभुज PQS सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PRS ASA से, अतः विकल्प बी सही होगा, ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन, अब निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 33 मीटर होगा, ठीक है। अब दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं 19 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, यानी विकल्प सी से तीसरी भुजा बराबर 33 सेंटीमीटर लेने पर 19 प्लस 15 बराबर 34, यानी 34 बड़ा है 33 से, यानी 19 प्लस 33 यानी 52 बड़ा है 15 से, तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। 48 बड़ा है 19 से, अतः विकल्प सी सही होगा। अब कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D क्रमशः 3x माइनस 10 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री, 2x प्लस 30 डिग्री और 2x माइनस 10 डिग्री है, तब यह चतुर्भुज है, कौन सा है बी, यानी समानांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज। अब दिया है चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 3x माइनस 10 डिग्री, कोण B बराबर x प्लस 30 डिग्री, कोण C बराबर 2x प्लस 30 डिग्री, कोण D बराबर 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है। ABCD कोण ABCD बराबर 360 डिग्री, 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 10 डिग्री 360, x बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, कोण A बराबर 30 गुने 40 डिग्री
-10 बराबर 110 डिग्री माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 70 डिग्री। कोण सी बराबर 2 गुने 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 110 डिग्री। कोण डी बराबर 2 गुने 40 डिग्री 40 माइनस 10 डिग्री बराबर 70 डिग्री। कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। नोट है, आयोग ने उपयुक्त प्रश्न के विकल्प ए को सही माना है जो कि सर्वदा गलत है। ठीक है, उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भुजाओं 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, क्या होगा? दिया है त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर इतना। प्रश्न उठा 24 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर कितना हो गया? 26 और 1 यानी 51 का स्क्वायर। ठीक है, अतः यह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने 24 गुने 45 बराबर 540 का सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 540 45 गुने चौड़ाई बराबर 540 चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई इंटू 2 गुना 45 प्लस 12। ठीक है, यानी 114 सेंटीमीटर। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब से शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी पाई का उपयोग कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रश्न अनुसार R1 बराबर 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर से शीट का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, सब कटा है कितना हो गया? 22/7 गुने 28 यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु के एक ठोस घनाकार बॉक्स जिसकी विमाएं 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस के घन के रूप में ढाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर है क्या है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न अनुसार घनाभ की भुजाएं L बराबर 200 सेंटीमीटर, B बराबर 50, H बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। भुजा Q बराबर LBH। भुजा बराबर रूट Q 200 गुने 50 गुने 100 यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ठोस के पृष्ठों में अंतर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस 6 गुने भुजा स्क्वायर। तब इसका मान कितना आ जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42 48 x प्लस 15 x प्लस 17 x प्लस 20 58 और 60 का माध्य 53 है तो इन आंकड़ों के माध्यक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न अनुसार 53 बराबर इतना बराबर 7 को है, n बराबर 7 है। ठीक है, यानी सबका हल करेंगे 3x बराबर 111 यानी x बराबर कितना? 37। x का मान अब इसमें रखेंगे तो n बराबर 7 को है। ठीक है, x बराबर इतना रखेंगे तो इसका मान इतना आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है माध्यक माध्यिका यानी n+1/2 वह पद। ठीक है, 7 + 1/2 वह पद यानी चौथा पद होगा, यानी कितना हो जाएगा? 54। क्या होगा आंसर? 54। अब है 50 नंबर क्वेश्चन। अब है किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों के त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, तब स्कूल में 90 डिग्री, गृह कार्य में 60 डिग्री, खेल में 60 डिग्री, नींद में 120 डिग्री, अन्य में 30 डिग्री। चलिए देखते हैं। तब कह रहा है नींद और स्कूल क्रियाकलाप में विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए समयों का अंतर क्या है? ठीक है, कह रहा है पहला दिन कितना? 1 घंटा। एक दिन कितना घंटा का होता है? 24 दिन। ठीक है, प्रश्न अनुसार नींद क्रियाकलापों में विद्यार्थियों द्वारा व्यतीत किया गया समय यानी 120/360 गुने 24 यानी 8 घंटे। स्कूल क्रियाकलापों में विद्यार्थी द्वारा व्यतीत किया गया समय यानी 90 डिग्री/360 गुने 24 यानी 6 घंटे। अभिष्ट अंतर यानी 8 - 6 बराबर 2 घंटे का अंतर है। अब कह रहा है एक विद्यार्थी को x-4 बराबर 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब उसने 4 को 3 से घटाकर कार्य पूरा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई परिस्थिति का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? ठीक है, अब है ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी ने एकलन विधि आधारित त्रुटि की है। ठीक है, अब समीकरण x-4 बराबर 3 को हल करने के लिए सही प्रक्रिया है। पहला है x-4 बराबर 3 में -4 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 4 जोड़ा जाता है। ठीक है, x-4 + 4 बराबर 3 + 4
x बराबर 7। यदि विद्यार्थी ने 4 को 3 से घटाकर x बराबर -1 के उत्तर निकाला है तो यह एक फलन विधि आधारित त्रुटि है। इसका कारण यह है कि उन्हें 4 को जोड़ने की बजाय घटाने का नियम लागू किया है। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है जो कि सत्य नहीं, यानी एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है जो कि नहीं या तो बराबर होगा या उससे छोटा होता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है यानी किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा उस संख्या से छोटा हो या बराबर होता है। जैसे कि 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना, लिखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? सी, यानी ए और बी होगा। यानी कह रहा है ए कह रहा है विद्यार्थी की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। बी कह रहा है यह ज्ञात करने की गणित पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। ठीक है। और सी कह रहा है यह ज्ञात करना कि क्या विद्यार्थी ने किसी समस्या को हल करने के लिए एक मानक प्रक्रिया सीख ली है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए और बी होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, यानी उसका डिस्कशन नहीं, चलिए क्वेश्चन देखो 55 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली संख्या है? कौन सा है बंद सिरे वाला? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बंद, यानी कह रहा है 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए, जो कि क्या है? बंद होगी। ठीक है। अब बंद सिरे वाली समस्या वह होती है जिसमें स्पष्ट उत्तर होता है और इसके समाधान के लिए विद्यार्थियों को एक निश्चित विधि का पालन करना होता है। अब 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्या 105, 106, 107, 108 हो सकती है। यह समस्या एक निश्चित उत्तर की ओर निर्देशित करती है और विद्यार्थियों के लिए संभावनाओं की गई कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। अब 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी समस्याओं को बहुत सारे तरीकों से हल करने के लिए अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। अब समस्याओं को बहुत सारे तरीके से हल करने के लिए अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। कारण पहला कह रहा है एक प्रभावी गणित की कक्षा में छात्रों को रचनात्मक और आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है जब छात्रों को समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने के अवसर मिलते हैं तो वे अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं और उनकी गणितीय सोच का क्या करते हैं? विकास होता है। और तीसरा कह रहा है यह दृष्टिकोण छात्रों के लचीलापन और समस्या समाधान के विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाने में सक्षम बनाता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक समाधान के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए? किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना। अब एक कक्षा में प्रश्न पूछना एक प्रभावी आकलन उपकरण है यदि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ, भ्रांति और सोचने की प्रक्रिया को उजागर करना हो केवल कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों से पूछना या स्वयं उत्तर देना उनकी भागीदारी को सीमित करना है। अब 58 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि x + 5 + 7y बराबर इतना और इतना को किस तरह लिखा जाए कि निम्नलिखित में से योग के कौन से गुणों का उपयोग किया गया है? कौन सा उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का उपयोग किया गया है। यानी दी गई अभिवृत्ति ये है। ठीक है, इसका लिखा गया है। इस परिवर्तन में 2 गुणों का उपयोग किया गया है। पहला है क्रम विनिमय, इस गुण के अनुसार गणना के क्रम को बदला जा सकता है क्रम विनिमय के। ठीक है, और जैसे a + b और b + a। ठीक है, यहाँ यानी x + 5 और 7y का क्रम बदला गया है। अब आते हैं सहचर्य गुण,
यानी इस गुण के अनुसार अभिव्यक्ति में घटकों को सामूहिक करने का तरीका बदल सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसे बोलते हैं सहचार्य गुण। ठीक है, अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कठिनाई के बढ़ते क्रम के अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्लोकन करना होता है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई की गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्लोकन करना है। अब 60 नंबर क्वेश्चन। अब निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक सेट में 6 तत्व होते हैं। एक सेट में कितने तत्व होते हैं? 6 सेट, यानी 6 तत्व होते हैं। अब एक सेट में 6 तत्व, यह कथन गणन संख्या के अर्थ में संख्या 6 का उपयोग करता है, क्योंकि यहाँ संख्या 6 एक निश्चित गणना के रूप में दर्शाई जा रही है। ठीक है, जो एक सेट में तत्वों की संख्या के व्यक्त करती है। गणन संख्या का उपयोग संख्याओं या तत्वों की माप के लिए किया जाता है। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, साइंस होगा। ठीक है, अब एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी भरा, फिर उसके बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कह रहा है छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा, क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। यानी छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा, क्योंकि बोतल के अंदर का दाब दाब बाहरी दाब से क्या है? कम है। यानी ठीक है। अब 65 नंबर क्वेश्चन। बेकेलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यानी इस ABCD पर क्या भराएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या कर रहा है? थर्मोसेटिंग डी प्लास्टिक। ठीक है, बी करा वैद्युत स्विच, सी करा थर्मोप्लास्टिक ताप सुगट, जो कि डी होगा पात्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरा पदार्थ X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है। Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Z बनता है। यह प्रेक्षण किया गया है कि Y नीला लिटमस को लाल कर देता है। X, Y और Z के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है। अब यानी कह रहा है Y नीला लिटमस लाल होने से Y अम्लीय है। अधातु के ऑक्साइड जैसे SO2 जल के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे H2SO3 बनाते हैं। Y4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ZSO2 बनाता है, जो अम्लीय भी है, जो क्या है? अम्लीय भी है। अब 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाता है? ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना। विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना। अब सोडियम ब्रोमाइड NaBr के विलयन में क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्रभावित करने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लोरीन ब्रोमीन अधिक अभिक्रियाशील है और ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है, जिससे सोडियम क्लोराइड NaCl और मुक्त ब्रोमीन बनाते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया 2NaBr प्लस Cl2 2NaCl प्लस Br2 विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। यानी कह रहा है ज्वाला का ज्योतिहीन भाग अंतरण भाग जलने का समर्थन नहीं करता है। अब इसमें ठंडे बिना जले हुए मोम का वाष्प होता है, इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन। एक थर्मस
प्लास्ट की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों? क्या होगा? चलिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली उष्मा की हानि को रोकता है। अब 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूझे तांबे कॉपर के परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए? किसको चुनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी क्या है? एनोड अशुद्ध तांबा कॉपर, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर, विलयन कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब आते हैं सी, यानी कह रहा है यही एनोड जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, एनोड यानी अशुद्ध तांबा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अशुद्ध तांबा ऑक्सीकृत होकर Cu2+ आयन में परिवर्तित हो जाता है और विलयन में चला जाता है। कैथोड शुद्ध तांबा Cu2+, अब आयन कैथोड पर आकर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और शुद्ध तांबे के रूप में जमा हो जाता है। अब विलयन कॉपर सल्फेट या Cu2+ आयन प्रदान करता है जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अब अभिक्रिया बराबर एनोड पर Cu+Cu2+ 2C-। ठीक है, कैथोड पर Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब इसमें अशुद्धियाँ एनोड पर बच जाती है। एनोड मोड और शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन, अब प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यम X और Y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में A, B, C तथा D की पहचान कीजिए। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। यानी कह रहा है कोयला मृत वनस्पति और जैविक पदार्थ के समय साथ उच्च दाब और तापमान में तहत कोयले में बदल जाते हैं। बी कह रहा है उच्च दाब, यानी इस प्रक्रिया में उच्च दाब आवश्यक होता है। सी कह रहा है उच्च तापमान, यानी उच्च तापमान भी आवश्यक है ताकि जैविक पदार्थ में कोयले परिवर्तित हो सके। डी कह रहा है कार्बनीकरण, यह प्रक्रिया जिसमें जैविक पदार्थ कोयले में परिवर्तित किया जाता है कार्बनीकरण कहलाता है। निष्कर्ष, मृत वनस्पति उच्च दाब और तापमान पर कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा कोयले में परिवर्तित होती है। अब 70 नंबर क्वेश्चन, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पात्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अपीएच पात्र का रंग नीला कर देगा? कौन होगा? ए, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, अब फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? किसका चयन करेंगे? उच्च पतला और निम्न, उच्च पतला और निम्न का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूज तार का उद्देश्य अधिक करंट के प्रवाह से तार को पिघलाने और विद्युत सर्किट के सुरक्षित करने पर काम होता है और इसे बनाने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। अब पतला तार अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है और साथ ही यह जल्दी गर्म होकर पिघल सकता है। ठीक है, अब 72 नंबर क्वेश्चन, अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है, चलिए डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। यानी कह रहा है पहला होगा डी, कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को जैविक रूप में परिवर्तित करते हैं। अब एक और दूसरा होगा, यानी पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन यौगिक का उदग्रहण, पौधे इस स्थिर नाइट्रोजन यौगिक को अपने जड़ तंत्र के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब तीसरा, यानी पादप प्रोटीन और अन्य यौगिक का संश्लेषण, पौधे इन यौगिकों का उपयोग करके प्रोटीन और अन्य जैविक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। अब चौथा करा, अब मृत पौधे और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिक में स्थानांतरण मृत पौधे और जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट प्रदान करते हैं जो फिर से नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित होते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति को बनाए रखता है। अब है 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी शहर का विभिन्न के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है। किस महीने में वाष्प की दर उच्चतम होगी? किसमें होगी? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें होगी? बी। ठीक है, यानी 29 होगा। क्या होगा? टेम्परेचर एच्यूर कितना होगा? 29
विंड स्पीड होगा 2.991, ह्यूमिडिटी होगा 72.33, ठीक है। ठीक है, वाष्प की दर तापमान और हवा की गति पर निर्भर करती है। सामान्यतः वाष्प की दर तब उच्च होती है जब पहला तापमान अधिक होता है, क्योंकि उच्च तापमान के कारण पदार्थों के कणों में अधिक ऊर्जा होती है और वे जल्दी गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इतना सारा दिया हुआ है। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है परागन और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनाते हैं। परागन और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनाते हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनियों द्वारा हार्मोन का क्या करती है? स्राव करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी रोहित होती है और सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करती है, इसलिए यह कथन असत्य है। अन्य सभी कथन सत्य हैं। अब 76 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या अभिकथन है? अब वनासन वन कटाई बाढ़ का एक कारण हो सकता है। तर्क आर, वन कटाई से जल की अंतः संयंदन दर घट जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है और ए का आर सही तर्क है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है किंतु ए का आर सही तर्क नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है किंतु आर क्या है? असत्य है। तो ए सत्य है किंतु आर सत्य है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ए आर दोनों सत्य है और ए आर की क्या सही तर्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है वनों की कटाई के कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। जब पेड़ नहीं होते हैं तो मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता घट जाती है, जिससे जल की अंतः संयंत्र दर कम हो जाती है। अब 77 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थियों के दो समूहों को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। क्या करता है? निम्नलिखित सामग्रियां देता है। कहता है पहला समूह है 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क होती है। समूह बी कह रहा है 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता बॉक्स होता है। अब उपयुक्त सामग्री पदार्थों के समुच्चय के उपयोग के समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं? ग्रुप ए है, ग्रुप बी। पेरिस्कोप। चलिए इसका मिलान देख लेते हैं डायरेक्ट। कह रहा है समूह ए है जो कि कैलाइडोस्कोप, जो कि चूड़ियों के टुकड़े, कांच की पट्टियों और ट्यूब का उपयोग करके। समूह बी है पेरिस्कोप, यानी 2 समतल दर्पण का उपयोग करके होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, यानी कैलाइडोस्कोप, कैलाइडोस्कोप, ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण से सूक्ष्म जीव जैविक अपशिष्ट का अपघटन, मृदा की उर्वरता में वृद्धि और औषधियों के निर्माण में सहायक होते हैं। लेकिन भोज्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए परीक्षण तकनीकें जैसे ठंडा करना, नमक डालना, रासायनिक परीक्षण अपनाई जाती है। अब 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? कौन होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, यानी फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी को बनाए रखना। फसलों की न्यूनतम दूरी पर बोने में पौधों के बीच पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा बन जाती है। अब इसमें मिट्टी के पोषण तत्व तेजी से समाप्त हो जा सकते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। अब पहला कह रहा है यह मिट्टी के जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बनाकर उर्वरता को सुधारता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन। मेढक में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सी हार्मोन
उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी? ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। कौन है? थायरॉक्सिन यानी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं को पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है, कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सदृश अनुरूपता को निरूपित करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है, सूत्रकणिका माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है। सूत्रकणिका माइटोकांड्रिया कोशिका क्या होता है? ऊर्जा केंद्र होता है। ठीक है। अब सूत्रकणिका माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया कोशिका में ऊर्जा एटीपी उत्पादन करता है, जैसे ऊर्जा केंद्र किसी प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है। अब उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? क्या उद्देश्य हो सकते हैं? स्टेटमेंट पहला कह रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज के बीच के संबंधों को समझना। ठीक है। ए होगा, बी होगा। बी भी कह रहा है, विद्यार्थियों को विश्व सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। ए, बी और डी होगा। डी होगा, यानी कह रहा है, समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोगों के बारे में समझना, जो कि अवबोधन है। ठीक है। अब है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? कौन है जो कि सुसंगत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, वैज्ञानिक विधि पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण की खोज का। ठीक है। यानी कह रहा है, विज्ञान के समकालीन बोध के अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कोई निश्चित और एकमात्र मार्ग नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति लचीली होती है और इसमें अन्वेषण और जांच किसी भी चरण से शुरू की जा सकती है। रचनात्मक अनुभव और विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग वैज्ञानिक खोज में किया जाता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। अब है उपयुक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है, विज्ञान अस्थायी। विज्ञान क्या? अस्थायी। यह उदाहरक विज्ञान की अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है। बोर के परमाणु सिद्धांत ने पिछली धारणाओं को संशोधित और परिष्कृत किया, जो यह दिखाता है कि विज्ञान हमेशा नए साक्ष्यों और बेहतर व्याख्याओं के आधार पर बदलता है और उन्नत होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत अस्थायी होता है और नई खोज के साथ संशोधित या प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अब 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक आ रहा स्टेटमेंट है, विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। तर्ककार कह रहा है, नए साक्ष्यों के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों का रद्द किया और फेंका जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर इसका सही तर्क देता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? किस पर बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर, यह स्टेटमेंट है, कह रहा है, पहला स्टेटमेंट यानी कह रहा है कि पूछताछ एवं अन्वेषण खोज कार्यों के विद्यार्थियों की संलग्न रखना। बी कह रहा है, विद्यार्थियों को कार्यों के मूल्यांकन के समय ही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना, प्रकाश डालना पर देखा जाता है। और सी कह रहा है, विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। और डी कह रहा है, विद्यार्थियों को सभी पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी होगा। ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है।
अबे उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उस उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषयों में क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है? बी और सी को सूचित, यानी विज्ञान परिवर्तनशील है, विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। अब 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्यों क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रारूपण का उपयोग करते हैं? क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कह रहा है वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए क्या होते हैं? सरल होते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विज्ञान में प्रतिरूप का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह वास्तविक प्रणाली के व्यवहार को सरल और नियंत्रित तरीके से समझने में मदद करता है। प्रतिरूप जटिल प्रणालियों को अधिक सुलभ और समझने योग्य बना सकते हैं। ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को रिकॉर्ड अंकित किया। ठीक है। S1 का रहा ऑक्सीजन ज्वलनशील का समर्थक है। S2 का रहा ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? बी का रहा S1 निष्कर्ष, S2 निष्कर्ष करना। ठीक है। S1 जो है अवलोकन ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थन, यह कथन सही है क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रमुख गैस है जो दहन प्रक्रिया को समर्थन देती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने हो गया। ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2। यहाँ पे हमारा 90 क्वेश्चन फाइनल हुआ। यहाँ पे अब हम लोग संस्कृत हिंदी देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा 90 क्वेश्चन फाइनल हुआ, यानी 60 क्वेश्चन। ठीक है। अब देखेंगे हिंदी। चलिए देखते हैं हिंदी। हिंदी में 91 से लेकर 120 तक हिंदी देखेंगे। इसमें 91 से 99 तक गद्यांश का दिया हुआ है। ठीक है। 99 के बाद देखते हैं, यानी 100 से 105 तक ये कविता का दिया हुआ है, पोयम। ठीक है, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, कोई फायदा नहीं। 106 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। कह रहा है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होती है। अब 107 नंबर कह रहा है रोना, कूजन और बबलान भाषा विकास के किस चरण अवस्था को उदाहरण है? किसका है? पूर्वभाषित। किसका है? पूर्वभाषित का उदाहरण है। अब 108 नंबर कह रहा है गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाता है तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कोड अंतराल। क्या है? कोड स्विचिंग का उदाहरण है। अब 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद बायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? नहीं है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन उपकरण। क्या है? भाषा अर्जन उपकरण। अब 110 नंबर है प्रत्येक पाठ अधिगम प्रतिफल के बारे में उल्लेखित करता है कि जिसका तात्पर्य है। क्या है? कह रहा है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। अब 111 नंबर क्वेश्चन है अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बारीकी से पठन, यानी स्कैनिंग करना। अब 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या हो सकता है? बी, यानी शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। शब्द की बेहतर समझ बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है। अब 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुविध स्वयं के एक पत्र के रूप में भी प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? कौन है? वृत्तांतात्मक। क्या है? वृत्तांतात्मक। अब 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभाशाली दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? किस पर? चर्चा पर ध्यान देंगे। किस पर? चर्चा पर ध्यान देंगे। अब 115 नंबर क्वेश्चन, एक श्रोता किसी बात को सुनते हुए समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समस्त्रोतीय शब्दों कॉन्ग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? बॉटम अप प्रक्रिया। क्या है? बॉटम अप प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब 116 नंबर है लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? क्या होगी? बी, शिक्षार्थी दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं।
अब 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। अब विद्यार्थियों हो गया 118 नंबर क्वेश्चन। अब भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? किसका करता है? शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करता है। अब 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। अब 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? उद्गामी पठन अवस्था का। क्या है? उद्गामी पठन अवस्था का। यहाँ पे हमारा 120 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग संस्कृत देखेंगे। क्या देखेंगे? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में 91 से लेकर 120 तक देखेंगे संस्कृत। इसमें 91 से 99 तक गद्यांश का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है। 99 के बाद देखते हैं। 99 के बाद यहाँ पे अति दिया है, श्लोक दिया है, जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। श्लोक में है 105 तक। 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाषा शिक्षणस्य विषय निम्नलिखितेषु किम सत्य अस्ति? क्या होगा? बी। इन भाषा शिक्षण मुद्रण समृद्ध परिवेशी वर्धते। अब 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोदनम कुंजन तथा अस्पष्ट भाषणम एते सर्वे भाषा विकासात् अस्वस्था सन्ति। क्या होगा? बी। प्राक भाषिकम। प्राक भाषिकम। अब 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गार्बिट कक्षायाम सहपाठिभिः सह हिंदी भाषायां भाषते अस्मम यदा तस्य अध्यापकः तम अकारणयत् स तत्काल में आंग्ल भाषायां उत्तरं दत्तवान् एतत् कस्य उदाहरणम् अस्ति? क्या होगा? डी। कूट परिवर्तनस्य। क्या होगा? कूट परिवर्तनस्य। अब निम्नलिखित कथम बायोस्की इतस्य समाज संस्कृति सिद्धांते संबंध नास्ति। क्या होगा? डी। भाषा अधिग्रहण साधनम। क्या होगा? भाषा अधिग्रहण साधनम। अब 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक पाठ्यक्रम शिक्षण परिणामस्य विषय चर्चा करोति अस्य हास्योति अस्ति। क्या होगा? छात्राणां व्यवहारेण परिवर्तनम। अब 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भवतम दूरभाषे एकस्य दूरभाषस्य अंडानाम अवलोकनम किम कथ्यते? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। यानी कह रहा है, भाषा दूरभाषे एकस्य दूरभाषे अंडानाम अवलोकनम क्रम वीक्षणम कथ्यते। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, प्रकरणानुसारम नवीन शब्दानां परिभाषां नवीन शब्दानां अर्थबोधनस्य तुलनायां। क्या होगा? शब्दस्य सुतुष्ट अथवा बोधने सहायता करोति। अब 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखनस्य प्रकारं यस्मिन् लेखक आत्मान पात्रस्य भूमिकाय स्थापित यदा कदा न अपि तथा कथा कथयति ज्ञाते। क्या होगा? वृत्तान्तात्मक। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भवान कक्षायां छात्राणां सर्वाधिकां भागग्रहणम् इच्छति अनेन प्रयोजनेन भवान निम्नलिखितेषु क विधि प्रयुक्ते इच्छति। क्या होगा? ए। चर्चा परिचर्चा। अब 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कस्यचित् श्रोता विशिष्ट विवरणं शृणोति ज्ञान साधनानि अभिजानाति तथा शब्द क्रमव्यवस्थम् अभिजानाति ऐसा श्रवण प्रक्रिया की कथ्यते। क्या होगा? अर्ध ऊर्ध्वाध प्रक्रिया। अर्ध ऊर्ध्वाध प्रक्रिया। अब 116 में क्वेश्चन कर रहा है, पठन क्रियायां लघु कथा प्रस्तुते निम्नलिखितं किमस्ति। क्या होगा? बी। छात्रा युगलकार्य कुर्वन्तं स परस्पर पठति। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षायां भवान कमपि प्रश्नं न पृच्छति विकल्प रूपेण भवान तान कानिचित्
लघु पाठ्यानि ददाति तथा छात्राणां प्रश्नान् निर्मातु कथयति। भवतां कार्यस्य उद्देश्यम् अस्ति। क्या होगा डी, स्वछात्रान् विश्लेषणात्मक तर्कमश्च चिंतन धैर्ययुतम् इच्छति। अब 198 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन निम्नलिखितं परिमीयते। क्या होगा डी, छात्राणां भाषा क्षमता। अब 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाठन सहायकायां सामर्थ्य उद्देश्यम् अस्ति। क्या होगा बी, छात्राणां शिक्षण परिणाम आशाजनक कृतम्। 120 नंबर है, भवातम एक छात्र लोकप्रिय पुस्तकं गृहीति तथा चित्राणि संकेत रूपेण प्रयोज्य कथा पुनः श्रयति अनेकान् दृष्टा पश्यते। ऑप्शन नंबर ए होगा उदयमान पठन अवस्था। ठीक है, यहाँ पे हमारा संस्कृत समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।